हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एआर पब्लिकेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप सबको पता है कि हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली आपके लेक्चर शिवास बुक के, जीएस किताब के। और इसमें हमने जो अपना सबसे पहला सब्जेक्ट लिया है वो है आपका पॉलिटी। एंड पॉलिटी की ये ऑलरेडी हमारी 7 क्लासेस कंडक्ट हो चुकी हैं। ये आपका हमारी आपको 8th क्लास देखने को मिल जाती है। एंड आई होप आप सब ने वो सातों की सातों क्लास देख रखी होंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये हमारा इंडेक्स है जो आपकी बुक में एज इट इज दिया हुआ है। एंड इस इंडेक्स में जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। आज हम आपके 8th चैप्टर पे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। एंड ये अपने आप में ही काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए हम इस टॉपिक की आपकी 2 क्लास कंडक्ट करेंगे। ये उसी का आज आपका पहला पार्ट है। नेक्स्ट क्लास आपको मंडे को देखने को मिल जाएगी। तो आज हम क्या देखेंगे? फंडामेंटल राइट। ओके, तो ये प्रॉपर आपका इंडेक्स है। इस तरीके से हम 12 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो ये एक प्रकार के अधिकार हैं, फंडामेंटल यानी कि मौलिक। शब्द से ही समझो मौलिक, जो जीवन जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये कोई लीगल राइट नहीं है, ठीक है, जो किसी लॉ के द्वारा आपसे वापस ले लिए जाएं। ये फंडामेंटल राइट है, यानी कि कोई भी आपसे ये अधिकारों को हमारा छीन नहीं सकता है। कुछ वक्त के लिए डेफिनेटली आपके अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, जैसे चाहे इमरजेंसी के केसेस हो गए, जब इमरजेंसी आपातकाल जैसी सिचुएशन होती है तब आपके सस्पेंड हो सकते हैं। बट जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये आपके संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और इनको कोई भी आपकी सरकार किसी भी कानून के तहत हमसे छीन नहीं सकती है। ये आपका इंसान को जीवन जीने के लिए इन अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है, डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए। ठीक, ऐसे तो लोग उन देशों में भी जी रहे हैं जहाँ पे फंडामेंटल राइट जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक, तो हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है हमने सबसे पहले मतलब कब बात करी थी, क्योंकि आप सबको पता है हम लोग थे गुलाम। हम किसके अधीन थे? हम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे। बट पहली दफ़ा हम अगर बात करें तो 1895 यानी कि 1895 में एक आया था भारतीय संविधान विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। उसमें हमने सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बारे में बात करी थी। एंड दूसरा तो फिर एक रिपोर्ट लेकर आते हैं जिसको हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। और ये नेहरू रिपोर्ट, नेहरू से जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, वो मोतीलाल नेहरू थे जो उनके पिता थे, वो लेकर आते हैं रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में हमने क्या किया था, फंडामेंटल राइट्स की आपकी जो है डिमांड देखने को मिल जाती है, जिस रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जाता है सिरे से। एंड फिर होता है हमारा कराची अधिवेशन। और कराची अधिवेशन में जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी अध्यक्षता में जो कांग्रेस थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने क्या करा, हमारा प्रस्ताव पारित किया मौलिक अधिकारों पे। तो ये कुछ आपका बैकग्राउंड था मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। उसके बाद आपको पता है कि हमारी संविधान सभा बन जाती है, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, तन उसमें हमारी चीज़ सामने आई कि भाई हम अपने देश के नागरिकों को, हम लोगों को मौलिक अधिकार तो ज़रूर देंगे, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में हमारे देश का भविष्य सिक्योर हो सके। तो ये जो मौलिक अधिकार वाली चीज़ है ये सबसे पहले आपका यूएस है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका से हमने इसको ग्रहण किया है। अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स है जहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। तो ये सवाल भी पूछा जाता है। वैसे हम संविधान के स्रोत में अच्छे से बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि कहाँ से हमने क्या लिया है। तो याद रखिएगा हमने यूएसए से लिए हैं। क्या? यूएसए से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं, तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो ये आपके 12 से शुरू हो जाएंगे, 12 एंड 12 to 35 आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार को दिए गए हैं। उसमें सबसे पहले आर्टिकल की अगर आप बात करोगे आपको लगेगा कि 12 से अधिकार शुरू हो जाते हैं, तो नहीं, 12 और 13 जो हमारे आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उनमें आपके अधिकारों की बात नहीं की गई है, बल्कि जो आपके अधिकार हैं उनको क्या प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। सबसे पहले तो हम 12 की बात करते हैं। तो 12 में आपकी स्टेट की डेफिनेशन है, क्या क्या मिलता है आपको, स्टेट को डिफाइन। अब वो वाला स्टेट मत समझिएगा कि जो हमारे इंडिया में है यूपी और महाराष्ट्र, एमपी, ये सारे स्टेट नहीं। स्टेट का मतलब आ जाता है कि जो भी आपकी संसद है, भारत की सरकार है, या फिर किसी भी राज्य की सरकार है, या फिर राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य के अधीन अन्य प्राधिकरण,
यानी कि उस स्टेट की डेफिनेशन में वो सब आ जाते हैं जो किसी भी कोई भी कानून बना रहा है, इवन कोई नोटिफिकेशन भी लेकर आ रहा है ना, तो उस नोटिफिकेशन में भी को भी आप स्टेट के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो भी कोई नोटिफिकेशन बना रही है तो वो भी स्टेट के अंदर आपका आ जाता है। तो मेनली गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर हो गए, हमारे लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, ये सारे आपके स्टेट के अंदर आते हैं। बेसिकली यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन इसने दी है क्योंकि इन लोगों के पास वो अधिकार है कि ये कानून को बनाएंगे, ठीक है, कोई नियम लेकर आएंगे, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन लेके आएंगे, उसमें जो है किसी भी हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा आर्टिकल 13 यानी कि अनुच्छेद 13। यहाँ पर भी आपका कोई अधिकार नहीं है। ये बात कर रहा है हमारा कि मौलिक अधिकारों के विपरीत या उल्लंघन करने वाले सभी कानून अमान्य होंगे। मतलब कि आर्टिकल 12 के अंदर जो परिभाषा दी है वो सभी जो भी कानून बनाएंगे वो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 13 आपका प्रॉपर बोल रहा है। यहाँ पर ये चीज़ भी कही गई थी कि जो हमारे उस समय से कानून चले आ रहे थे जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो वो सारे कानून भी आगे चलते रहेंगे बशर्ते वो कानून भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हों। ठीक है, साथ ही इसी के तहत आपको क्या है, न्यायपालिकाओं को ये राइट दिया गया है कि न्यायपालिका अब समीक्षा करेंगी, जुडिशियल रिव्यू करेंगी। कोई भी कानून बना सीधे वो भाई कहाँ पहुँचेगा, आपके कोर्ट्स के पास जाएगा और वो कोर्ट प्रॉपर उसका चिट्ठा खोल के रखेंगे कि कहीं पे किसी भी एक लाइन में, किसी भी शब्द में, किसी भी मीनिंग में, किसी भी तरीके से ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई मौलिक अधिकार लोगों का जा रहा है। मौलिक अधिकार देखो वो अधिकार है जो इंसान को जीने के लिए, ठीक है, सही ढंग से जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उन अधिकारों का आपका हनन नहीं हो रहा है, ये आपका आर्टिकल 13 बोलता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट्स हैं जो आपके कानून बनाएंगे, और स्टेट यानी कि राज्य की परिभाषा हमने देख ली। और आर्टिकल 13 के अंदर की जो कानून बनाए जा रहे हैं उनको क्या है, कोई भी कानून आपका मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। इसको चेक करने के लिए न्यायपालिका हमारे ऊपर बैठी हुई है। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। देखो, एक लेक्चर में हमारा ये ख़त्म नहीं हो पाएगा टॉपिक। तो हमने जो है मौलिक अधिकारों को अपने किस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। एक हमारा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, यानी कि समानता के अधिकार। एक आ जाता है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार जो दिए गए हैं। एक शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि शोषण होता है, देखते हैं आप। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, साथ ही संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, साथ ही आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम राइट टू इक्वालिटी की बात करेंगे, यानी कि समानता के अधिकार। आपको पता है कि इक्वालिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और कानून की नज़रों में हर कोई, हर व्यक्ति समान है। कानून को नहीं मतलब पड़ा कौन राष्ट्रपति है भाई, कौन आपका प्रधानमंत्री है। कानून की नज़रों में हर इंसान कौन है, एक नागरिक है, देश का नागरिक है, व्यक्ति है, ह्यूमन है। तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें, बहुत हम प्रिसाइजली हम बात करेंगे जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो आपका जो 14 अनुच्छेद है वो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। पहले भी हमने देखा था, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, और ये ए.बी. डाइसी जी ने दिया था। क्या ए.बी. डाइसी जी ने, कि भाई कानून के लिए सब बराबर है। कानून की आंखों पे जो पट्टी बंधी होती है ना, कहते हैं कानून अंधा है। कानून अंधा नहीं है। कानून की आंखों पे पट्टी इसलिए बंधी है कि कानून बोलता है कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तुम राजा हो, तुम महाराजा हो, तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, तुम क्या हो, मेरे लिए सब बराबर है। ठीक है, तो इसलिए कानून की आंखों पे वो पट्टी बांधी जाती है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि आपका क्या है, राज्य के क्षेत्र में सभी के लिए कानून क्या है, समानता और कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान। कि कोई क्राइम जो है हमारे राष्ट्रपति जी कर रहे हैं उनको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी, प्रधानमंत्री कर रहे हैं उनको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी, कोई सड़क छाप व्यक्ति कर रहा है उसको भी उतनी ही मिलेगी। कानून की नज़रों में सब, यानी कि समानता का अधिकार आ जाता है सबसे पहले। ठीक है, आर्टिकल 15 की बात करें। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को लिंग के आधार पर, कि वो महिला है या फिर वो पुरुष है, उसकी जाति क्या है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, सो कॉल्ड अपर कास्ट है, उसके आधार पर, ठीक है, एंड हमारा क्या आ जाता है इसमें, रिलीजन, धर्म के आधार पर, हिंदू है, मुसलमान है, सेक्स के आधार पर, रेस के आधार पर, और हमारा कोई कहाँ से आया है, कि कहाँ उसका जन्म हुआ, इस किसी के आधार पर आप क्या है, लोगों को में असमानता नहीं ला सकते हैं। तो ये भी आपकी समानता की बात कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि आज आप देखते हो कितनी बात होती है हमारा रिजर्वेशन, यानी कि आरक्षण। आरक्षण इसमें इसलिए आता है क्योंकि आपको
पता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी असमानताएं चली आ रही थी पीढ़ियों दर पीढ़ियों से। इस वजह से कुछ बेचारे लोग ऐसे थे जिनका विकास उतना नहीं हो पाया, डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया। अब क्या है, हम जो है उनको क्या है समान स्तर पर लाने के लिए डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें देंगे, जैसे महिलाओं को भी आप देखते हो ओबीसी को, एससी को, एसटी को, इनको आरक्षण प्रोवाइड किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सालों तक, सदियों तक इनका शोषण होता आया है। तो अब जिस प्लेस पे ये लोग हैं उनको बराबर लाया जाएगा, इस वजह से आरक्षण इसमें एक तरीके का एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं आप देखते हो कि बहुत सी जगहों पे महिलाओं को भी बहुत सारे वो मतलब महिलाओं के लिए भी अलग से कानून है, ऐसी बात हम देखते हैं। बट महिलाएं भी कानूनों का आजकल गलत तरीके से फ़ायदा उठाने लगी हैं, वो अलग चीज़ है, बट ठीक है, तो वो एक्सेप्शन में आ जाते हैं हमारे। बट आर्टिकल 15 आपकी बात करता है किसी के रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, जाति भेद, रंग के आधार पे किसी भी तरीके से आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो ये वर्ड याद रखिएगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जहाँ उसका जन्म हुआ है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि इन सब चीज़ों के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। एंड आर्टिकल हमारा 16 की अगर हम बात करें तो 16 भी बिल्कुल आपकी समानता की बात करता है। ये क्या बात करता है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, पिछले वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए संसद को अधिकार है। इसमें भी बोला है कि नौकरियों में पहली बात तो हम समानता, मतलब कि जितनी भी आपकी अपॉर्चुनिटी है उसमें समानता की, ऐसा नहीं बाध्य कर सकते हो आपकी जनरल वाला फॉर्म नहीं भरेगा, ब्राह्मण है फॉर्म नहीं भरेगा, भाई सबके लिए ओपन है, सब जाके अपना फॉर्म भरिए, आप भाग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वही रिजर्वेशन वाली चीज़ आ जाती है कि पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए आप सीटों को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये बात कर रहा है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, लेकिन वही रिजर्वेशन वाला एक्सेप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस एक बार मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगी। 15 में क्या है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर। और स्पेसिफिकली 16 में अगर बात करें तो वो बात कर रहा है आपके स्पेसिफिकली नौकरियों के बारे में बात कर रहा है कि नौकरियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगला आ जाता है हमारा अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उसके किसी भी रूप का निषेध, यानी कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो आप गांव वगैरह से, शहरों में तो ये चीज़ उतनी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि आजकल पता नहीं भाई कौन किस जाति का है, नहीं तो गांव में बहुत ज़्यादा होता है भाई, हरिजन आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। और मतलब छूना नहीं है, बर्तन टच नहीं हो जाने चाहिए, कपड़े टच नहीं हो जाने चाहिए। तो वही चीज़ है कि आप जो है अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं, कहीं भी आपको छुआछूत करते हुए देख लिया, पाया गया, तो आपको किस कानून के तहत क्या है उसकी प्रॉपर सजा दी जाएगी। ये क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। किसी व्यक्ति को अगर छुआछूत जैसी जो एक हमारे सदियों से चली आ रही जो प्रथा थी, अगर उसका सामना करना पड़ रहा है तो वो डेफिनेटली कोर्ट में जा सकता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो क्या है हमारा आर्टिकल 17 में आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि अनटचेबिलिटी और उसकी प्रैक्टिस को क्या है बैन किया गया है, पनिशेबल बाय लॉ। लेकिन यहाँ पे भी देखो एक्सेप्शन है, क्योंकि कुछ के अंदर ऐसी अगर बीमारियां हैं जिससे छूने से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल सकती है। ठीक है, जैसे आपका एसटीडीज हो जाती है, हमारी एड्स हो गया, ये काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं कि टच से मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट जैसे ही होगा वो स्प्रेड हो जाएंगी, ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जैसे कोविड के टाइम में हुआ था। तो उस केसेस में वो एक्सेप्शन रखे गए, वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पे आर्टिकल 17 रोल में नहीं आता है। ठीक, अगला आ जाता है अनुच्छेद 18 यानी कि आर्टिकल 18 आर्टिकल 18 आपका बात करता है कि किसी भी प्रकार का जो टाइटल्स, वैसे राजा महाराजा जो थे टाइटल्स लेके जो घूमते थे ना, मतलब अपनी शान और शौकत में, तो वो अब सारे टाइटल खत्म करेंगे, सब बराबर है, कोई टाइटल वाइटल नहीं है, आप किसी भी उपाधि को नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर आप उन उपाधियों को ले सकते हो जो आपने अपनी मेहनत से अचीव करी है। ठीक है, यानी कि जो आपने क्या है अपनी एजुकेशन के थ्रू लेकर आए, जैसे कोई पीएचडी कर लेता है, डॉक्टर लग जाता है उसके नाम के आगे, तो उस तरीके के टाइटल्स तो चलेंगे, वैसी उपाधियां चलेंगी। अदरवाइज जैसे कि
कोई भारत रत्न है, जैसे सचिन तेंदुलकर की बात करें तो वो ऐसे इंस्टा हैंडल वैंडल पे ये नहीं कर सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो वहाँ पे ये जो आर्टिकल कह रहा है इसका उल्लंघन हो जाएगा फंडामेंटल राइट का। ठीक है, तो क्या है, किसी भी प्रकार का टाइटल्स आप नहीं ले सकते हो एक्सेप्ट या तो मिलिट्री टाइटल हो या फिर एकेडमिक टाइटल हो। प्रोहिबिट्स इंडियन सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन टाइटल। विदेशों से भी नहीं ले सकते हो कि उनके देश का सर्वोच्च सम्मान आपने ले लिया, बट जैसे आपने को देखने को मिलेगा हमारे मोदी जी को मिलते हैं। तो अगर विदेशों से कोई भी सम्मान लेना है, कोई भी टाइटल लेना है ना, तो उसके लिए भी आपको पहले प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति महोदय से क्या लेना होगा, परमिशन लेनी होगी, तभी आप ले सकते हो। और नाम के आगे तो एज अ प्रीफिक्स सफिक्स तो बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते हो, आगे नहीं लगा सकते हो कोई भी ऐसा टाइटल अपना। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने ये देखे थे आपके मतलब समानता के अधिकारों में हमने बात करी थी, हमने डिवाइड कर रखा है। अब समानता खत्म हो गई, एक बार हम पहले इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अभी आपने जो पढ़ा है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एंड मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास किताब होगी, आप लेके बैठे होंगे। ठीक, उसके बाद ही आप लेक्चर देख रहे होंगे। तो पहला सवाल देख लेते हैं हम। पहला सवाल आपका कह रहा है, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, यदि किसी भारतीय नागरिक को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है। कि भाई उसका अधिकार है, वो कहीं भी जा सकता है अगर तुमने ऐसा किया। जैसे हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा था, मंदिरों में नहीं जा सकते। ये सारी आज भी देखने को भाई पिछड़े मतलब गांव वगैरह देहात में आज भी देखने को मिलता है कि पानी नहीं लेने जा सकते हो आप, मंदिरों में एंट्री नहीं है। ठीक, तो क्या है, ये कौन सा हमारा अधिकार का, राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार का उसका उल्लंघन किया जा रहा है, आप उसको अधिकार उससे छीन रहे हो। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। देख लेते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी, यदि किसी भारतीय नागरिक को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक स्थान प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है तो उसे समानता के मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है, क्योंकि ये अनुच्छेद 15(2)(b) के विरुद्ध है। ठीक है, यही हमारी चीज़ों को दूर करने के लिए समाज से हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी। किसने, हमारे गांधी जी ने। काफ़ी ज़्यादा मतलब एक हरिजन नाम दे दिया, कितना प्यारा मतलब है कि अब लोगों के दिमाग बुद्धि आई कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं है। कास्टिसिज्म एक बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि हमारे समाज की एक जो प्रथा इतने दिनों से चली आ रही थी, ठीक है, ये बहुत गलत चीज़ है। बट आज तो थोड़ा सा कम हुआ है, काफ़ी रिलीफ है उस चीज़ का, लेकिन पूरी तरीके से हम इरेडिकेट नहीं कर पाए हैं। अगला सवाल हमारा बोल रहा है, डैश के कारण नागरिकों के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर वही सेम कि आप जाति और किसी की जाति क्या है, कोई हिंदू है, मुसलमान है, धर्म क्या है उसका, लड़का है, लड़की, इसके आधार पर भेद नहीं कर सकते हो। क्या आपका हमारा राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार आ जाता है। ठीक है, तो आंसर सी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार और कानून के समान संरक्षण के अधिकार की गारंटी देता है। ये कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 15 आपका आ जाएगा। ज़्यादा डिटेल में अभी बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार और कानून के समान संरक्षण के अधिकार की गारंटी देता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी बिफोर, सॉरी हिंदी में गलत हो गया था ये, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा हमारा अनुच्छेद 14, यानी कि प्रोटेक्शन की बात कर रहा है कि कौन किस आर्टिकल के तहत हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रॉपर संरक्षण मिली हुई है। तो वो हमारा आर्टिकल 14 है जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात हुई है, साथ ही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। इंग्लिश में भी देखेंगे, नहीं कंफ्यूजन हो जाता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात आ गई है, हमारा AB डाइसी वाला कॉन्सेप्ट जो ब्रिटिश के थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्टिकल 14। ठीक है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चूंकि पूर्ण समानता असंभव है इसलिए भारतीय संविधान का डैश समानता के अधिकार से संबंधित है और कानून के समान सुरक्षा उचित वर्गीकरण के अधीन है। सेम बात बोल रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहा है। बार बार हमने देखा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि आपका अनुच्छेद 14 की बात हो रही है, आर्टिकल 14। ठीक है,
एक बार एक्सप्लेनेशन वीडियो को पॉज करके देखो, सही तरीका वही है सवालों को सॉल्व करने का। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, जब भी क्वेश्चन हो रहा है एक बार पॉज लीजिए वीडियो को, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं बनता है तो एक्सप्लेनेशन देखें, बनता है फिर भी देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में शामिल है। 15 में क्या, किसकी, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, इसकी तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है, बात ही नहीं करी। अगला है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल भी नहीं। अगला है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि वही धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे किसी भी नागरिक के साथ। ये शब्द देख के चलिएगा, नागरिक की बात कर रहा है, वो सिटीजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। ओके, ये हमारा आपका एक्सप्लेनेशन है। सेम भाई, अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है, इसमें हम आ जाएंगे। हमारा आर्टिकल बोल रहा है कि आप क्या है, कौन सा अनुच्छेद यह बताता है भारतीय नागरिक को किसी भी, मतलब आप कहीं भी जा सकते हो, आपके पास राइट है पब्लिक प्लेसेस में, रेस्टोरेंट में। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 2, 15(2) बी ऑप्शन, ठीक है। जैसे अभी पीछे एक काफ़ी ट्रेंडिंग भी हुआ था कि रेस्टोरेंट में साड़ी वगैरह पहनने की वजह से वहाँ पे अलाउ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे भी देखो एक चीज़ है, जैसे आपने मंदिर वाला केसेस सुना होगा। एक मंदिर है, नाम आप मुझे बताएंगे कि जहाँ पे किसी भी फीमेल का जाना अलाउ नहीं है, वो कौन सा मंदिर है। तो वो क्या इसके अंदर आता है या नहीं आता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चाओं में रहता है वो। अगला सवाल है हमारा, ये काफ़ी बड़ा चौड़ा स्टेटमेंट देख के बोल रहा है। मान लीजिए किसी ए ने अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई है। उसे पता चलता है कि उसके पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है कि भाई यहाँ से निकलो क्योंकि तुम नौकरानी हो। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान करता है। तो नौकरानी आपका सिनेमा हॉल से सीधे निकल के जाएगी कहाँ, कोर्ट में, और बोलेगी कि देखो मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, मुझसे छीना गया है, और मेरे साथ क्या है, कौन सा आर्टिकल आपका 15 के तहत हो जाएगी कि यानी कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है। किसके आधार पर, वो उसकी जाति के होगी, शायद वो सो कॉल्ड लो कास्ट से बिलोंग करती होगी। तो बेसिकली इसमें आर्टिकल 15 हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 15 किसी भी प्रकार के भेदभाव को आपका क्या प्रतिशोध करता है, यानी कि रोकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट ऑफिस अंडर द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि अब ये रोजगार की बात करता है, पदों की बात करता है। तो हमने बताया था कि पदों की बात में किसके, हम आर्टिकल 16 पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे है किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप भेदभाव नहीं कर सकते। नौकरी के फॉर्म आएंगे तो किसी पर्टिकुलर आप तबके को ये नहीं बोल सकते हो कि तुम फॉर्म नहीं भर सकते, लड़कियां नहीं भर सकती, इस तरीके से, ठीक है। तो रोजगार का आपका अधिकार किस में मिलता है, हमें आर्टिकल 16 में देखने को मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो हमें क्या आंसर होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य स्टेट के अधीन किसी भी पद, ऑफिस पर रोजगार या नियुक्ति के संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होगी तथा अनुच्छेद 16(4) यह स्पष्ट करता है कि आरक्षण, रिजर्वेशन जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, मतलब जो 17 में बात करी थी, अनटचेबिलिटी की बात करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है।
यानी कि ये बात कर रहा है प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन ऑफ इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो मैंने बताया था रिजर्वेशन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्योंकि कुछ जो हमारे लोग हैं समाज के सदियों से उत्पीड़न का शिकार होते हुए आए हैं और वो कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट जितना होना चाहिए था नहीं हो पाए हैं। तो सोसाइटी को इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे दो प्रिंसिपल आते हैं, एक इक्वालिटी का, एक इक्विटी का। तो हम इक्विटी में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो क्या है, उनको बराबर लाने के लिए हमने रिजर्वेशन प्रॉपर प्रोवाइड किया गया है और ये आर्टिकल 16 में देखने को मिल जाएगा, अनुच्छेद क्या 16, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रोवाइड करता है, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की सबको समान अवसर दिए जाएंगे। तो इसमें वही आ जाएगा, इतनी देर से हम बात करें अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि रिजर्वेशन जैसी नीतियां समान के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। वो ऑलरेडी मेंशन है कि इनको नहीं बोल सकते कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आपने सीट रिजर्व कर दी है SC ST के लिए या OBC के लिए। तो वो प्रॉपर मेंशन है और ये हमारा आर्टिकल कौन सा आएगा आपका 15, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ठीक। नेक्स्ट सवाल है, पदोन्नति में आरक्षण संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यानी कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन आपके किसके अंदर आएगा। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 15, यानी कि पहले तो नौकरी में रिजर्वेशन हो गया, उसके बाद नौकरी में जो आपके प्रमोशन देखने को मिलते हैं, पद की जो उन्नति होती है, ठीक है, जो प्रमोशन है उसमें भी आपका रिजर्वेशन देखने को मिलता है। बट अब तो थोड़ा क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया है, ठीक। तो हमारा ये एक्सप्लेनेशन है, एक बार देख लीजिए। पदोन्नति में आरक्षण का संविधान अनुच्छेद 16 4A में देख के अंतर्गत आता है। इसे वर्ष 1995 संविधान के 77वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 16 4A राज्य को पदोन्नति के मामलों में SC ST को आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है। यदि राज्य का मानना है कि किसी SC ST को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो इन केसेस में आरक्षण दे सकता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का उन्मूलन है। अभी बताया था आपको कि आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हो, जैसे राजा महाराजा के टाइम में आप करते थे, नहीं कर सकते हो। अगर कोई शैक्षिक है, कोई भी हमारी अगर आपने एकेडमिक कोई भी उपाधि है, आपकी मिलिट्री उपाधि है, वो ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। जैसे लेकिन भारत रत्न हो गया, जैसे अगर आपको मिला हुआ है तो उसको आप प्रीफिक्स और सफिक्स अपने नाम के आगे लगा के नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर होगा 18। और वही अगर विदेशों से भी अगर आपको कोई भी उपाधि लेनी है तो आप पहले हमारे राष्ट्रपति जी की अनुमति लोगे, तभी आप उसको ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 18 में ये बात प्रॉपर दी गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। वही सेम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्टिकल 18। तो अब हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम। अभी हमने देखा था समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, एंड उसमें हमने देखा था कि आर्टिकल 14 से 18 तक की हमने बात करी थी। और वही मैं बताऊं, स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, तो ये आपका आ जाएगा आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक, यानी कि 19 से 22 तक आपकी स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई है। पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसका नाम है आर्टिकल 19। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो 90 के क्लॉजेस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या ये आज़ादी देता है, क्या अधिकार देता है आपको, कौन सा मौलिक अधिकार देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, की कोई भी व्यक्ति क्या है, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, उसको अभिव्यक्ति और वाणी की स्वतंत्रता की आज़ादी है, ठीक है। लेकिन इस पर कुछ आपके ऊपर थोड़े से चेक एंड बैलेंसेज है, मतलब ऐसे नहीं कि मन में आ रहा है किसी को गाली देने का, भाई तुमने निकाल दी, बोल दिया भड़ास की मेरा तो मौलिक अधिकार है कि नहीं। लेकिन तब तक आपके मौलिक अधिकार रहते हैं जब तक सामने वाले दूसरे के को दिक्कत ना हो या फिर उसको
उसके मौलिक अधिकार ना खत्म हो जाए। ठीक है, तो अपने आर्टिकल 19 के अंदर आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो कि गाली वाली बका खत्म हो गया, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो आर्टिकल सबसे क्लॉज ए क्या बोलता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपके पास, वाणी की स्वतंत्रता है आपके पास। वहीं बी की हम बात करें तो शांतिपूर्वक किसी भी एक जगह पे आप लोग क्या है एकत्रित हो सकते हो, खड़े हो सकते हो, बातचीत कर सकते हो। तो क्या है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ असेंबली। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आप संघ बना सकते हो। तो यहाँ पे वही देखो, जैसे सेकंड वाला हमने क्लॉज बी देखा, उसमें क्या है कि एक जगह पे खड़े हो सकते हो, लेकिन इन आपके जो अधिकार है इनको कुछ समय के लिए आपका ख़त्म भी किया जा सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सरकार आपसे छीन लेगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा डी, भारत में स्वतंत्र रूप से आने जाने की स्वतंत्रता, की कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी रेगुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके ऊपर थोड़ी सी रेगुलेशन की, कुछ आपके इनर लाइन परमिट एरियाज हो गए, कुछ ऐसे हमारे ट्राइबल एरिया हो गए जहाँ पे आपको क्या है परमिट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आने जाने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों का अपनी एक सभ्यता है, अपने जीने के एक तौर तरीके, उनको नहीं पसंद कि कोई बाहर से आया और उनको उनके अंदर जाके हस्तक्षेप करे। ठीक है, वहीं कई जगहों पे, जैसे हमारे कोई भी प्रोटेक्टेड जगह है, वहाँ पे जाके आपका ये फ्रीडम पे कहीं ना कहीं क्या है एक रेगुलेशन लग सकता है कि आप नहीं जा सकते हो। ठीक, अगली बात करेंगे हम देश में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता, कि आप क्या हो कहीं पर रह सकते हो, कहीं पर भी बस सकते हो। इसमें भी बट रेगुलेशन है कि कुछ ऐसी जगह है जिनको प्रोटेक्ट करना है, तो वहाँ पे आपको अधिकार नहीं है कि आप वहाँ पे जाके बस लो या रह लो। ठीक, साथ ही हमारा देश में कहीं भी, ये हमने बात कर ली, कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता, कोई भी आप प्रोफेशन को चूज कर सकते हो आपका। अब यहाँ पे ये भी नहीं है कि आप टेररिस्ट बन जाओ, कल को जाके हथियारों की सप्लाई करने लगो कि भाई ये तो मुझे फंडामेंटल राइट मिला हुआ है आर्टिकल 19F में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कोई भी आप स्वतंत्र की, वही मैंने बताया किसी दूसरे को आपकी चीज़ों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब तक आपके अधिकार रहते हैं। अधिकार का मतलब ये नहीं है कि खुली छूट दे दी गई आपको कुछ भी करो, नहीं भाई, उस कुछ भी करने से दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन, देखो ABCDEF। ठीक है, इनको याद करने का ट्रिक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो आप बोलोगे, नेताओं भाई बोलना शुरू करो, बड़ा मजा आ रहा है, बोलते जा रहे हो। अब जैसे बोले आप, जैसे आपने बोलना शुरू करा, लोगों ने आपको सुनना शुरू करा, मजा आने लगा, तो अब आपको सुनने के लिए वहाँ पे 8 लोग 10 लोग वहाँ पे आने लगे, आपको सुनने लगे। तो यानी कि पहला आ गया बोलने की अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। दूसरा, बिना हथियारों के एकत्र होने की, हथियार लेके थोड़ी ना आ जाएंगे खड़े होके, तो वही मतलब एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करो, याद रहेगा। पहले आप बोलने लोगों ने सुनना शुरू करा आपको, वहाँ पे लोग एकत्र होने लगे। तीसरा आ गया, जब एकत्र होने लगे आपको लगा यार कुछ तो बात है मुझ में, मतलब कुछ तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी वार्टी बना सकते हैं, तो आपका मन में आएगा कि आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगेगी। फिर आपके मन में आएगा ठीक है एक एसोसिएशन बना लेते हैं, एक संघ वंग बनाते हैं, देखते हैं कुछ। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, अब आपका संघ वंग बन गया, एकदम ग्रुप 2-4 लड़के वड़के, इधर उधर से लड़कियां, मतलब प्रॉपर ग्रुप है। अब आप क्या करोगे, रैलियां करनी शुरू करोगे, जगह जगह जाओगे, नारेबाजियां करोगे, ये सब करोगे। तो अब क्या है, आपने मूवमेंट करना शुरू करा। अब मूवमेंट करते करते आपको लगा कि ठीक है कहीं पे बस जाते हैं, कहीं पे रहने लग जाते हैं, यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे हम, इस तरीके का एक हम सिर्फ हाइपोथेटिकल कहानी बना रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, आप कहीं पे जाके बस गए हो। अब आपको लगा अब ठीक है, अब क्या व्यापार चूज करेंगे। ठीक है, तो हम ऊपर से जो बनाते आ रहे हैं कहानी, उसके अकॉर्डिंग आप सोचोगे ठीक है मैं पॉलिटिकल करियर चूज करती हूँ या करता हूँ। अब क्या है, हम क्या है इलेक्शन लड़ेंगे और हमने अपना एक प्रोफेशन कोई चूज कर लिया। तो वही पहले आप बोले, आपको लोगों ने सुनना शुरू करा, 10 लोग आपके साथ इकट्ठे हुए, फिर आप घूमना शुरू किए, घूमने के बाद एक जगह पे रुक गए और रुकने के बाद वहीं पे अपना कोई भी व्यापार धंधा आपने शुरू कर दिया। इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 20 की हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 20 देखो भाई क्या कहता है आपका, हमारा ये जो है आपको दोष सिद्ध से संरक्षण देता है। और इसमें पहले वो बात करेगा कि आपको क्या अधिकार है। आपके पास मौलिक अधिकार है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि पूर्व व्यापी दंड का निषेध। जैसे कि आज मैंने आपकी पेन चुराई, ठीक है भैया,
पेन चुराने के टाइम पे अगर सजा है मेरे स्कूल में फॉर एग्जांपल कि 2 थप्पड़ पड़ेंगे, ठीक है, अब मैंने वो थप्पड़ खा लिए, ठीक, या दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं कि जैसे आज मतलब 4 दिन पहले मैंने पेन चुराई थी और उस पेन चुराने के टाइम पे 2 थप्पड़ सजा थी कि मुझे पढ़ने थे प्रिंसिपल के हाथों, मुझे पढ़ लिए, मैंने खा लिए, ठीक है, लेकिन आज क्या है, आज उसकी सजा चेंज हो गई है, अब है कि 2 थप्पड़ भी खाओगे और आपको क्या है पनिशमेंट और भी मिलेगा, 4 घंटे क्लास से खड़े रहोगे बाहर, ठीक है। अब आज जो है उसका दंड बदल चुका है, लेकिन मैंने जो 4 साल बाद क्राइम करा है मुझे सजा आज भी वही मिलेगी, ठीक है, अगर आज मिल रही है। आप जो है उस टाइम पे जब मैंने वो क्राइम करा था तो उस टाइम पे जो सजा थी उसका हकदार ही मैं आज हूँ, ऐसे नहीं है कि आज उसका सजा चेंज हो गई है तो मुझे वो वाली सजा दी जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कोई बड़ा क्राइम अगर इंसान ने 4 साल पहले करा है और उसकी सजा आज सुनाई जा रही है तो उसकी सजा उसी हिसाब से दी जाएगी जब उसने क्राइम किया था तब उसकी सजा क्या थी, ना कि आज कानून बदलने के बाद उसकी सजा में जो परिवर्तन आया है वो उसको नहीं दी जाएगी, सिंपल से शब्दों में, ठीक है। एंड साथ ही एक चीज और है भाई, एक क्राइम किया आपने, एक कोई गलत काम करा, उसकी सजा झेल चुके हो, अब आपको दोबारा से उसी क्राइम की सजा नहीं दी जा सकती कि भाई तूने देख 4 साल पहले वो कर, फिर से हम कोर्ट में केस लेके घसीटने पहुंच गए तुमको कि नहीं फिर से तुम्हारे अगेंस्ट। भाई एक बार बंदे ने क्राइम करा उसको सजा मिल गई, दोबारा थोड़ी ना, तो मतलब डबल जियो पार्टी हमारे यहाँ पे नहीं होगा, एक बार क्राइम एक बार ही सजा, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा इसी में नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, आप बंदे को इतना टॉर्चर दे रहे हो, 3rd डिग्री टॉर्चर, करंट लगा रहे हो, ये सब उसके जैसे मूवीज में नहीं होता एकदम से पूरा कि कैसे नहीं अपना गुनाह को कबूलोगे, तो भाई क्या है कि आप जो है अपने गुनाह मतलब अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो, क्या है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आत्म अभियोग के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि जबरदस्ती तुम अपने खिलाफ गवाही दे दो, ये नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें तीनों हमारी किस में आ जाती है, आर्टिकल 20 में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 21, इसकी परिभाषा बहुत ज्यादा बड़ी है हमारी। तो ये क्या कहता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी को जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और आपकी पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहा है। कल को कोई आपका फ़ोन लेके कि भाई मैं चेक करूंगा या करूंगी, कह दो नहीं मेरा आर्टिकल 21 के तहत मेरा फ्रीडम मेरी लिबर्टी का वायलेशन किया जा रहा है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। वैसा भी नहीं है कि कोर्ट में जाके केस लेके पहुंच गए तो, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पर्सनल लिबर्टी ये देता है हमारा आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं देखो, वो हमारा न्यायपालिका हमारी सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताती रहती है, ठीक है। और ये आर्टिकल 20 की परिभाषा बहुत ज़्यादा बड़ी, जब एक मेनका गांधी का केस आता है, जो हमारी मेनका गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी की वाइफ, ठीक है, संजय गांधी जी जो थे उनकी जो पत्नी धर्म पत्नी थी, उनका पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिया गया था कि आप बाहर नहीं जा सकते, वो वाला केस था। तो वहाँ से जो है ये बहुत ज़्यादा 21 के अंदर की जो परिभाषा है बहुत ज़्यादा बड़ी होती चली गई, ठीक है। आर्टिकल 21A की बात करें तो इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंदर दे दिया। ये हमारा जब संविधान बना था तब ये चीज़ नहीं थी, ये क्या है हमारा 86वां यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके द्वारा ये 2002 में जोड़ा गया। यानी कि अब से जो है राइट टू एजुकेशन की, आपका शिक्षा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। किसी बच्चे के माता पिता छोटा है, अगर वो उससे ज़बरदस्ती इस काम करवा रहे हैं, जैसे घरों में बच्चियां होती हैं भाई, उनकी शादी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उनको स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, तो वो जाके कोर्ट में जा सकती कि भाई हमारा मौलिक अधिकार है मेरा कि मुझे शिक्षा मिलनी चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और ये 6 से 14 साल की बात करी गई है, याद रखिएगा। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये हमारी बात होती है, ठीक है। एंड अगला आ जाता है हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 की अगर हम बात करें तो ये क्या बात करता है, ये गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा, जैसे एकदम से आ जाते हैं ना आपके पास, गिरफ्तार करने, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कस्टडी में ले लिया जाता है, तो उसके निरोध के लिए कुछ क्या है अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा, इंग्लिश में बात करें तो अरेस्ट एंड डिटेंशन के खिलाफ जो आपके मौलिक अधिकार है, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार अधिकतम
3 माह की निरोध अवधि, यानी कि जो क्या है, पहली बात तो कि अगर किसी को गिरफ्तार करा है तो भाई नियम है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा गिरफ्तारी के, ठीक है। एंड एक चीज और आ जाती है यहाँ पे कि जो है एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि देखो कि कोई इंसान ने भी क्राइम नहीं किया, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करूं, कोई व्यक्ति पे किसी हमारी सरकार को शक हो गया है कि भाई इसको जो है हम क्या है, ये शायद कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, कि ये देश के लोगों को हानि या क्षति पहुंचा सकता है, या कोई भी व्यक्ति जिससे लग रहा हो कि ये अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया तो ये बहुत बड़ा क्राइम करने वाला है और उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो उसको क्राइम करने से पहले ही प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया जाएगा, यानी कि पहले ही उसको क्या कर लिया जाएगा, पहले ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम उस व्यक्ति को भाई गिरफ्तार करके 3 महीने तक रख सकते हो, उसके बाद उसको बताया जाएगा या छोड़ना पड़ेगा कि आगे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, ये चीज़ बताओ प्रॉपर, नहीं तो उसको छोड़ो, रिहा करो, ठीक है। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, उसकी बात नहीं करते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मेनली क्या है, किसी क्राइम को करने से पहले की गिरफ्तारी, अधिकतम 3 माह तक आप गिरफ्तार करके रख सकते हो किसी भी व्यक्ति को, ठीक। अब आई होप जितने भी पॉइंट डिस्कस करें आपको समझ आ गया होगा। और आर्टिकल 21 की मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा मैंने समझाने की कोशिश नहीं की, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अच्छे एनवायरनमेंट में भी रहना आपका क्या है, एक अधिकार है, ठीक है। पीसफुली रहना भी आपका एक अधिकार है, बहुत वेरिड डेफिनेशन है, उसमें हम नहीं जाते हैं। अब अपने सवाल देखते हैं कि जो पढ़ाया है हमने क्या उससे बन पा रहे हैं या नहीं। तो आपका क्वेश्चन पहला कहता है, भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अभी तो बात करके आए थे भाई, 16 नहीं यार, 16 में तो हमने बात समानता के अधिकार की बात कर रहा था, 17 में समानता थी, 18 में समानता थी, एंड हमारा आर्टिकल नंबर 19 आ जाएगा। अनुच्छेद 19 आपकी बात कर रहा है किसके, स्वतंत्रता के अधिकार की, राइट टू फ्रीडम। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा कह रहा है भारतीय संविधान का, सॉरी ये वही क्वेश्चन है, 19 से 22 तक हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों की बात होती है। अगला देख लेते हैं हम। अगला कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंशन। तो इसकी मैं बात करूं, आर्टिकल जब 19 हमने समझाया था, तो आर्टिकल 19 में ही ये आपका देखने को मिलता है कि हम जो है क्या है, अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा, एक सेकेंड, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी आपको देखने को मिल जाता है। अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है एक्स, ये वो वाली एक्स की बात नहीं, यहाँ पे एक्स किसी भी चीज़ को वो जो मान लेते हैं ना, जिस मैथ वाला वो एक्स है। एक्स अपनी आजीविका को कमाने के लिए चेन्नई में अपनी व्यापार की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि कोई भी भाई अपना कोई भी एम्प्लॉयमेंट चूज कर रहा है, ये किस प्रकार की स्वतंत्रता है। बहुत अच्छे से बात करी थी आर्टिकल 19 में। अब यहाँ पे याद करो जो कहानी समझाई थी कि बोलोगे फिर लोग सुनने आएंगे, तो ये किसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ए से लेके एफ तक हमने देखे थे, एक्सप्लेनेशन है, ये भी देख सकते हो कि एक्स अपनी आजीविका कमाने के लिए चेन्नई में अपने व्यापार की स्वतंत्रता का प्रयोग अनुच्छेद 19(1) के अंदर कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार की स्वतंत्रता उसको प्रदान की गई है। अगला सवाल है हमारा, आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, यानी कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 में किस चीज की बात की गई है। अबोलिशन ऑफ टाइटल, ना भाई हम 18 में देख के आ रहे हैं, इसको कहाँ से आ गया अभी। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक की तो भी बात ही नहीं कर रहे हैं बेटा। अगला आ रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हमने बात कर ली पहले ही, आर्टिकल 16 में देखा था हमने। एंड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, बिल्कुल सही, अपराधों के लिए दोषा सिद्ध के संबंध में हमने बात की थी कि किसी भी व्यक्ति को उसने कल जो क्राइम किया है, क्राइम करते वक्त जो सजा थी वही दी जाएगी, आज जो है वो नहीं मिलेगी उसको। दूसरा, एक क्राइम की सजा 2 बार नहीं दे सकते। तीसरा, वो अपने अगेंस्ट में गवाही नहीं दे सकता है। आगे समझ, अगला देखते हैं।
अगला है हमारा आर्टिकल 20, ये वही है, एक बार एक्सप्लेनेशन को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आत्म दोषा सिद्धि के संरक्षण अर्थात स्वयं के खिलाफ मुकदमे में संरक्षण प्रदान नहीं करता है? तो आर्टिकल 19, अभी अभी जस्ट मैंने रिवाइज करके दोबारा से समझाई थी ये चीज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार आप सजा नहीं दे सकते हो? ठीक है, नहीं दंडित कर सकते हो बेटा, अभी अभी बताया था हमने, नहीं दंडित कर सकते हो एक से दो बार। तो आर्टिकल 20 हमारा इसमें 2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है? यानी कि जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति का एक अपराध के लिए 2 बार आपका दंडित नहीं किया जा सकता है। बारी बार हम बात कर रहे हैं, 2 बार दंडित नहीं कर सकते हो भाई, नो डबल जियोपार्डी। और ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 20(2). ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कह रहा है, आर्टिकल 21 यानी कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? 21 में किस फंडामेंटल राइट की बात की गई है? प्राण और दैहिक, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑफ कोर्स आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर बात ही नहीं की अभी। मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस, नो नॉट एट ऑल। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, भाषण की स्वतंत्रता आपको 19 में देखने को मिल जाती है। एक बार एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़िएगा, देखिए ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो पॉज करके खुद से पढ़ लीजिएगा। बुक है तो देन वेल एंड गुड, नहीं है तो ले लीजिए, और किसी से और से भी ले सकते हो जिसके पास है, तो इसको आप खुद से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सरकार भारतीय संविधान के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षा करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। मतलब वही चीज़ है कि हर इंसान के पास राइट है पर्सनल लिबर्टी का, फ्रीडम का, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी इंसान से काम भी करा रहे हो भाई, तो ऐसे नहीं है कि उसको बंधुआ मजदूर नहीं, उसको ऐसे ही मतलब प्रॉपर उसको कंडीशंस दी जाएंगी जिसमें वो काम कर सके, वर्क कर सके, प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट दिया जाएगा। ये वही बात है आर्टिकल 21 की बात की, उसकी ज़िंदगी का सवाल है भाई, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख है? ऑप्शन देख लो एक बार। धार्मिक स्वतंत्रता देखते ही कट करो। राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ऑफ कोर्स। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल भी नहीं। आर्टिकल 15 में ऑलरेडी डिस्कस करके आ रहे हैं ये चीज। राइट 15 नहीं, सॉरी हाँ एग्जैक्टली 15। एंड हमारा आ गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वलिटी, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, आर्टिकल हमारा 14 में इसकी बात थी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये हम आगे बात करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा के नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों का उल्लंघन संबंधित, यानी कि के नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक केस आया था, ये वॉयलेशन ऑफ किस आर्टिकल था? तो ये हमारा आर्टिकल 21 का वॉयलेशन देखा गया था। किसका? 21 का। यानी कि एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। के नजीम बनाम भारत संघ का मामला अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या में अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया, जैसे गोपनीयता का अधिकार। ठीक है, हम अपनी चीज़ों को गोपनीय करके रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है राइट टू सीक्रेसी। ठीक है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, ऐसे नहीं किसी इंसान से काम करा रहे हो, दिन रात उसको गाली गलौज कर रहे हो, मतलब इस टाइप से नो मैटर व्हाट कि आप उसको पैसे दे रहे हो, ये सारी चीज़ें, तो सम्मान भी प्रॉपर आपको उस व्यक्ति को देना होगा। साथ ही आपको स्वच्छ पर्यावरण जहाँ वो रह रहा है वो उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन दिल्ली वाले क्या करें भाई, उनका तो ये फंडामेंटल राइट वायलेट ही हो रहा है कि उनको जो जिस पर्यावरण में रह रहे हैं ना, मत ही पूछो क्या स्थिति है। ठीक है, अगला देखते हैं हम।
शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? अब ये राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है, तो मैंने बताया था आपको राइट टू एजुकेशन हमने कहाँ बात की थी, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपका जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? ये हमारा 2002 में जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 21A यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में दिया गया है। 21A 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा की गारंटी देता है। इस भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से सम्मिलित किया गया था। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21A को समाहित किया गया था? किसके? अभी बात करी थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है हमारा, यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बचाव के अधिकार से वंचित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान कर सकता है? यानी कि वही अरेस्ट की बात कर रहा है, अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात कर रहा है। मैंने बताया था किसी को गिरफ्तार किया है, सीधे सीधे 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास आपको लेके जाना ही पड़ेगा, ये उसका मौलिक अधिकार है। साथ ही वो अपने लिए एक एडवोकेट को यानी कि वकील को हायर करेगा, ये उसके लिए वकील मिलेगा, ये भी क्या है? एक मौलिक अधिकार है, ये भी है हमारा। तो ये आपका किस में आ जाता है? हमारा आर्टिकल 22। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी है। यदि किसी भारतीय नागरिक, यहाँ देखो भारतीय, अब ये नहीं है भाई कि हमने किसी पाकिस्तान का नागरिक आया वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, उसको हमने क्या अरेस्ट कर लिया कि अब वो इस अधिकार को मांगने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए भारत के नागरिक को अधिकार मिलता है सिर्फ। जब हमने सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में बात करी थी तो मैंने कहा था नागरिक को ऐसे बहुत सारे मौलिक अधिकार मिलते हैं जो किसी अदर देश के सिटीजन को हम नहीं देंगे। ठीक है, और बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 राहत प्रदान कर सकता है। ठीक है, इसमें हमारे काफी सारे निरोध और संरक्षण दिए जाते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक नजरबंदी, मतलब पहले से ही नजर रख ली भाई, तू किसी के घर पे जाकर डकैती, चोर डकैती। तो पहले पता है क्या होता था? पहले कहते हैं कि जब वो बहुत चोर वोर आते थे एकदम घोड़े वोड़ों से, तो पहले वो प्रॉपर ना जिस बंदे के घर पे चोरी करनी है वहाँ बता के जाते थे, कुछ ऐसे छाप के जाते थे कि आज हम तुम्हारे यहाँ पर डकैती डालेंगे, पूरे डकैत जो आते थे, अब डालो, हम तुमको बताते हैं प्रॉपरली, पहले से ही ना तुमको हमने गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ समझिए प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो चीज़ जिसमें क्या है, इंसान को क्राइम करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है कि अब तुम करो, बहुत उछल रहे थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निवारक नजरबंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 22 के कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा से संबंधित है। यह अनुच्छेद निवारक नजरबंदी के लिए दिशा निर्देश देता है। साथ ही निवारक नजरबंदी से आशय किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए बिना परीक्षण के हिरासत में लिया जाएगा, और वो कितनी अवधि है? वो 3 महीने अवधि है। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो के रूप में नियुक्त हैं या नियुक्त किए जाने योग्य हैं। यानी कि अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एडवाइजरी बोर्ड शुड इंक्लूड पर्सन हु आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज, यानी कि आर्टिकल 21 के तहत जो एक एडवाइजरी बोर्ड बनता है, ठीक है, जिसमें पर्सन्स को रखा जाएगा, उसमें उन पर्सन के क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? लोअर कोर्ट के जज, निचले सुप्रीम कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हाई कोर्ट के। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाई कोर्ट जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, तो ये जो है 22 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड। अब मैं यहाँ पे बात कर दी हूँ, ये पॉइंट मैंने आपका छोड़ दिया था, मुझे लगा था मे भी एग्जाम में नहीं आए। तो हम बात करते हैं कि जब आपका 3 महीने, पहले बात तो 3 महीने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रख सकते हो कि भाई ये क्राइम करने वाला है तो उसको करने से रोकना है, तो 3 महीने की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा था कुछ केसेस में इसको 3 महीने भी बढ़ाएंगे, लेकिन जब आप 3 महीने से ज़्यादा बढ़ाओगे तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर से बोर्ड बैठेगा एंड वो उसको जस्टिफाई करेगा कि भाई आगे भी ये बंदा भविष्य में क्राइम कर सकता है, तो ज़रूरी है कि अब इसको
और भी समय के लिए हम इसकी गिरफ्तारी करके रखें। तो उसमें क्या है, हमारा ये जो बोर्ड बनेगा सलाहकार बोर्ड, उसमें कौन रहेगा, हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं या फिर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त या नियुक्त किए जाने की योग्यता उस व्यक्ति के अंदर हो। ठीक है, तो हाई कोर्ट के हमारे न्यायाधीश या तो वो रहे हों या फिर उनकी क्वालिफिकेशन उतनी हो कि वो रह पाए। ठीक, तो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, राइट टू फ्रीडम हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। अगला हमारा क्या रहेगा, अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और इसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 और 24 की, आर्टिकल 23 एंड 24 की हम इसमें बात करते हैं। तो आइए इसमें भी देख लेते हैं, पहले वही थ्योरी देखेंगे, दोनों आर्टिकल्स को समझेंगे, फिर हम इनके क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो पहला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 23, जिसमें क्या है, मानव तस्करी बेगार, मतलब कि पहले क्या होता था कि इंसानों से बेगार समझ में आया, अगर आप गांव से लोग होंगे तो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि कभी कभी वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेगार क्यों करूं, मतलब बेगार का मतलब जिस श्रम के बदले आपको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा हो, कोई भी लाभ नहीं मिल रहा हो, ऐसी फ्री में। भाई पहले अमीर लोग होते थे, उनका थोड़ा फेवर को इंसान 2 4 10 20 नौकर चाकर लगे रहते थे, एक तरीके बेगार करते थे। ठीक है, तो क्या है कि अब जो है क्या है, पहले बात तो बेगार नहीं हो सकता, फोर्स लेबर जबरदस्ती किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते हो, साथ ही साथ मानव तस्करी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, इंसानों की खरीदो फरोख नहीं हो सकती। पहले आपने देखा था स्लेब्स का व्यापार होता था। ठीक है, स्लेब्स के प्रॉपर बाजार लगते थे जहाँ पे क्या है स्लेब्स को बेचा जाता था। ठीक है, कौन कितना हट्टा करता है, कितने अच्छे से एफिशिएंटली काम कर पाएगा उस तरीके से। तो अब क्या है, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, मतलब मानव को, इंसान को आप बेच और खरीद नहीं सकते हो। ठीक है, एंड सिमिलर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और भी किसी भी प्रकार का इस तरीके से आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हो। अगर किसी से काम ले रहे हो, किसी से श्रम ले रहे हो, तो प्रॉपर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत आपको पेमेंट करनी पड़ेगी उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, एंड साथ ही हमारा अगर हम 24 की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि भाई 14 से कम वर्षों, अब यहाँ पे समझिए जो हमने बात करी थी कि आपका शिक्षा का अधिकार कितने से 6 से 14 वर्ष है, कितना हमारा 6 से, एक सेकेंड, कितना है आपका 6 से 14 वर्ष। अब जैसे 14, पहले तो यहाँ तक एजुकेशन, उसके बाद 14 से कम वर्ष के बच्चों के लिए आप जो है क्या नहीं कर सकते, आप भाई उनको फैक्ट्री, माइंस और हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगा सकते हो। पहली बात तो उनका शिक्षा का अधिकार है, तो उनको शिक्षा ही लेनी पड़ेगी, उनको शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, उनको किसी भी माइंस में, किसी भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में या फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं लगा सकते हो। तो अगली दफ़ा कोई भी आपको लगे कोई भी छोटू ढाबे पे काम कर रहा है तो तुरंत जाके कंप्लेन कर दो। बट ठीक है, उन लोगों की अपनी अलग सिचुएशन होते हैं, स्कूल नहीं जा सकते। मैं मतलब जनरली मैं ऐसे लोगों से कहीं भी दिखता है, बीइंग अ सोशल अवेयर पर्सन, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब मैं भी थोड़ा सा एक मूवमेंट को कन्विंस हो जाती हूँ कि क्या इनको स्कूल में ये जाने की सच में स्थिति में, हम बहुत ज़्यादा भाषणबाजी कर देते हैं खड़े होकर कि नहीं जाना चाहिए। मैं ये उस चीज़ को फिर भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि उनको ऐसे काम करवाना चाहिए माता पिताओं को, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी, उन लोगों की परिस्थितियाँ भी मजबूर करती हैं उनको, वो भी उस स्थिति में नहीं होते। मैं ये मेल की बात कर रही हूँ। वहीं गर्ल्स के केस में तो देखो, अगर सक्षम है फिर भी उनको बिठा लेते हैं घर की, 4 साल बाद ब्याह के तुमको दूसरे घर ही तो जाना है, क्या करेंगे पढ़ा लिखा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ जाइए, आर्टिकल 24 जो है, 24 हमारी बात करता है 24 से 14, याद रखिए 14 से कम का बच्चा कोई भी हमारा हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि जिससे उसकी जान को खतरा हो, ऐसा किसी भी खतरनाक कार्यस्थल पर, फैक्ट्रियों में, खदानों में काम करता नहीं दिखाई देना चाहिए। दिखाई दे तुरंत कंप्लेन कर दो। ठीक, तो अब देखते हैं सवाल इसमें क्या क्या बने हैं हमारे। सवाल आपके कहते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अभी ही बात करा है हमारा आर्टिकल 23 जो है वो एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध आपका अधिकार प्रोवाइड करता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 दोनों ही शोषण के विरुद्ध संबंध अधिकार है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी और बेगार या फिर अन्य प्रकार का जबरन आप किसी से श्रम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन में प्रतिबंध का प्रावधान हमारा दिया गया है।
ठीक है, अब ये नहीं है कि आपके बॉस ने कोई काम दिया है, किसी ने कोई काम दिया, हम तो नहीं करेंगे, मम्मी बोल रही हैं कि जाओ तुमको बाजार से ये काम करना है, पापा ने बोला कि जाओ ये काम करो, तो उनके खिलाफ नहीं जा सकते कि मेरे से ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। अभी पहुंच जाऊंगा मैं कोर्ट। ठीक है, अगला देखते हैं हम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और बेगार और अन्य प्रकार का जबरन श्रम निषेध है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, फिर हम आर्टिकल 23 इसमें मार्क कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? कौन सा अनुच्छेद है भाई? आर्टिकल 23। तो देख लीजिए आप, रिपीटेडली पूछे जाना, ज़्यादा डीपली वो क्या ही पूछेगा। अगला सवाल है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर को प्रतिषिद्ध करता है, रोकता है? तो वो हमारा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23 आपका फोर्स लेबर को रोकता है। ध्यान में मतलब एकदम दो ही हैं भाई, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के आपके दो ही हैं, 23 है 24 है। इतनी बार रिपीट होता जा रहा है, आई थिंक आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को बैठ जाना चाहिए। अगर ध्यान यही है, अपने ख्यालों में खोए हुए, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य कोई खतरनाक काम करने से नहीं लगाए? 14 साल मतलब कि अनुच्छेद 2444 ऐसे करके, बस सिर्फ एक याद करने के लिए याद कर सकते हो। तो अनुच्छेद हमारा कौन सा? 24 यानी कि आर्टिकल 24। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये है एक्सप्लेनेशन, खुद से देख लो। ठीक है, इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों को नियोजित करने पर रोक लगाता है? तो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, फ्रीडम पढ़ा है बट ये नहीं है, इक्वालिटी भी नहीं है। हमारा शोषण के विरुद्ध आपका ये अधिकार देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या है अपना कंप्लीट करा, आर्टिकल 24 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा 26 to 35 आर्टिकल जो है वो देखिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अपने आप में वास्ट टॉपिक है और रेगुलरली इसे सवाल देखो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। एंड ये है हमारी शिवास वो, जिसका हम मेनली हमारा जो सोर्स है कंटेंट का वो यही किताब है। इसमें काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले थ्योरी देखने को मिलेगी, देन आपके क्वेश्चंस है जो मैं यहाँ पे करा रही हूँ, साथ ही आपका 1 लाइनर फॉर्म में रिपीटेडली पूछे जाने वाले पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, एंड बहुत रीजनेबल प्राइस है, 329 में आप ले सकते हैं। अगर बहुत सारी किताबें ऑलरेडी जीएसजी के हैं तो देयर इज नो फोर्स, आप उन बुक को भी पढ़ सकते हैं, लेक्चर्स को देख के, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटेंट सेम होता है, बस उसको प्रेजेंट करने का कौन कितने अच्छे से दे रहा है वो चीज़ मायने रखती है। दैट्स इट। ठीक है, तो अगला है हमारा एआर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं, सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, एंड हमारा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जैसे पीडीएफ हो गया वो भी मिलता है। कमेंट करते हैं यार, मुझे लगता है या तो वो बच्चे फिर लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हो या जो पीडीएफ मांगते हो, क्योंकि पीडीएफ रेगुलरली एआर पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती है। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देख लिया करो। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें हैं। एंड जितने भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ या उनको कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर एक बार लिख दोगे ना तो आपके दिमाग में वो छप जानी है चीज़ें। ठीक है, याद रहेंगी। सवाल पूछ लिया खुदा ना खास्ता तो कम से कम कर पाओगे, मैम को वहाँ पे बोलोगे थैंक यू कि पूछ लिया था हमने, लिख दिया तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेक्चर को लाइक करें पसंद आया हो तो। ठीक है, कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना। और बहुत सारी डिमांड है और भी क्लासेस चाहिए और है, तो उसके लिए आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। देखो हमने एक प्रयास किया जिससे आपकी हेल्प हो सके। कंटेंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उसको कोई समझा सके, ऐसी कई बार हमको ज़रूरत महसूस होती है। मुझे भी होती थी व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम। ठीक है, एंड साथ ही कमेंट करिए। पहले तो जो सवाल पूछे उनका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड बाकी आपके जो भी सजेशन है, वी आर वेरी ओपन टू लिसन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। एंड साथ ही शेयर करिए, जितने भी आपके भाई मित्र बंधु दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए, क्या पता उनको पसंद आए, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो। एंड जो भी जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ आएंगी उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।
तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आए। पार्ट 2 मंडे को आएगा एंड आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।